हेलो स्टूडेंट्स, अपना मध्यकालीन भारत का इतिहास हमने शुरू किया, जिसमें मैंने आपको पहले राजपूत वंश में आपको पढ़ा चुकी हूँ। एक टॉपिक आपका कश्मीर के राजवंश रहता है, वो मैं इस वीडियो को कंप्लीट करने के बाद फिर आपको करवाती हूँ। ठीक है जी। तो मध्यकालीन भारत का इतिहास शुरू कर चुके हैं हम, जिसमें हम राजपूत वंश पहले पढ़ चुके हैं। आज हम शुरू करेंगे भारत पर मुस्लिम आक्रमण के बारे में। किसके बारे में? भारत पर मुस्लिम आक्रमण के बारे में हमने शुरू करना है। देखिए, जो भारत पे मुस्लिम आक्रमण हुए हैं, एक तो है अरब आक्रमण। ठीक है जी, एक है अरब आक्रमण, दूसरा है आपका तुर्क आक्रमण। कौन सा? तुर्क आक्रमण। तुर्क आक्रमण दो लोगों ने, महमूद गजनवी और मोहम्मद गौरी। ठीक है जी। और यहाँ पे पहला मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद गौरी के बाद तो इनका फिर यहाँ पे शुरू हो ही गया था। दिल्ली सल्तनत आ जाएगा आपका, फिर मुगल वंश आएगा, मुगलों का अधिकार शुरू हो जाएगा, मुसलमानों का अधिकार यहाँ पे शुरू हो जाता है। तो अपन शुरू करेंगे कहानी अपनी कहाँ से? अरब आक्रमण से। तो पहला जो मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था, अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए तो आप जवाब दोगे मोहम्मद बिन कासिम। और पहला अरब आक्रमणकारी कौन था, तब भी आपका मोहम्मद बिन कासिम बनेगा। पहला तुर्क आक्रमणकारी पूछा जाए तो महमूद गजनवी, और दूसरा आपका मोहम्मद गौरी। तो आपके मुस्लिम दो तरह के तरीके से आपके हैं, एक तो अरब की साइड से, एक तुर्क की साइड से थे, दोनों साइड के ही मुस्लिम। तो पहला अरब आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम, दूसरा तुर्क आक्रमण जिसमें दो लोग, पहले महमूद गजनवी और दूसरा मोहम्मद गौरी आते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जाए भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण किसने किया, पहले नंबर पर तो ये आया था मोहम्मद बिन कासिम। आपसे ये पूछे कि पहला अरब आक्रमणकारी कौन था, मोहम्मद बिन कासिम। पहला तुर्क आक्रमणकारी पूछा जाए तो महमूद गजनवी था। ठीक है जी, पढ़ते हैं, शुरू करते हैं। ये लेक्चर आपको दो पार्ट में मिलेगा। एक भी मैं आपको मोहम्मद बिन कासिम और महमूद गजनवी के बारे में पढ़ाऊंगी, और जो दूसरा पार्ट मिलेगा उसमें आपको मोहम्मद गौरी का डिटेल मिलेगा। हाँ जी, अरबों के आक्रमण के बारे में सुन लो ध्यान से। कहते अरब लोग चिरकाल से, बहुत पुराने टाइम से भारत को अपने अधीन करने का स्वप्न देख रहे थे। ठीक है जी। कहते वे भारत में इस्लाम धर्म का प्रचार करना चाहते थे और यहाँ पर अपार धन प्राप्त करना चाहते थे। भारत पर आक्रमण करने वाले प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन थे? अरब थे। ठीक है जी, अरब लोग थे। इसकी जानकारी हमें कहां से मिलती है? बिलादुरी द्वारा रचित पुस्तक कौन सी? फतूह अल-बलदानी और चचनामा, ये पुस्तकें हैं। यहां से हमें ये जानकारी मिलती है कि भारत पर पहले जो मुस्लिम आक्रमण हुआ अरबों ने किया था, और उसमें कौन? मोहम्मद बिन कासिम। सुने ध्यान से, आगे कहते हैं। कहते ये कहानी शुरू कब होती है? कहते 711 ईस्वी में श्रीलंका के राजा द्वारा खलीफा के लिए भेजे गए उपहारों को लेकर जा रहे समुद्री जहाजों को कराची के निकट कौन सी बंदरगाह? देवल बंदरगाह पर समुद्री लुटेरों ने लूट लिया, तो उन्हें यह स्वर्ण अवसर मिल गया। देखिए मेरी बात सुनो, अरब तो चाहते ही थे कि हम भारत पे किसी ना किसी तरह से आक्रमण करें। ये मौका उनको मिलता है 711 में। श्रीलंका जो भारत के दक्षिण में समुद्री जो कंट्री है हमारा, जो है ना, उसने क्या भेजा? खलीफा को एक उपहार भेजा। वो समुद्र के रास्ते लेके जा रहे थे। रास्ते में हुआ क्या? कराची के निकट देवल बंदरगाह, एक बंदरगाह थी, क्या नाम था? देवल बंदरगाह। और वहां पर क्या है? उनको लूट लिया जाता है। और इनको तो मौका चाहिए था। अच्छा, श्रीलंका के राजा ने हमारे खलीफा को जो उपहार भेजे वो लूट लिए। किसने? ये नाम लगाते हैं दाहिर का। कहते उन्होंने इसका उत्तरदायित्व सिंध के राजा दाहिर, देखिए ये अपना भारत और यहाँ पे ये पाकिस्तान और यहाँ पे ये सिंध का इलाका पे शासन किसका था उस टाइम पे? दाहिर का था, राजा दाहिर का। ये क्वेश्चन आया हुआ है कि जब अरब आक्रमण हुआ तो भारत का मतलब सिंध का शासक कौन था? उधर से ही आए थे मुंह उठा के ये
इधर से आए थे ये। तो यहाँ पे सिंध का शासक कौन था उस टाइम पे? दाहिर था। इन्होंने क्या बोला, तूने ये कांड करवाया है, तूने ये हमारे उपहारों पर क्या करवा दिया, अटैक करवा दिया। ठीक है जी। दाहिर ने इस घटना से किसी प्रकार का संबंध होने से इनकार कर दिया। उसका कहना था कि देवल बंदरगाह मेरे अधिकार में ही नहीं है। दाहिर ने पक्ष रखा। इराक तथा ईरान के अरब गवर्नर कौन? अल हजाज। अल हजाज ये गवर्नर था कहाँ का? इराक का और ईरान का। ने दाहिर की बात सुनने से क्या कर दिया? इनकार कर दिया। उसने 711 के अंत में मोहम्मद बिन कासिम को सिंध पर आक्रमण करने का क्या दे दिया? आदेश दे दिया। क्या बोला कि सिंध पे क्या करो? आक्रमण करो। अल हजाज ने, ठीक है जी, ये बोला था। और ये कहां का गवर्नर थे? ये ईरान का और इराक का। पूरी कहानी माइंड में फिट कर लेना है कि कैसे ये कहानी शुरू होती है। आगे बढ़ते हैं। परिणाम स्वरूप मोहम्मद बिन कासिम ने पहले देवल की बंदरगाह पर आक्रमण करके उसे अपने अधिकार में कर लिया। पहले तो उस बंदरगाह को कब्जे में किया जहां पे वो जो उपहार लेके आ रहे थे समुद्री रास्ते से, कौन? श्रीलंका के राजा के द्वारा खलीफा को भेजे गए उपहार को देवल की बंदरगाह कराची के जो पास है वहां से लूट लिया जाता है। तो पहले आके तो इसको कब्जे में कर लिया। इसके पश्चात उसने निरुन तथा सहवान नामक 2 प्रदेशों पर अपना अधिकार किया। पहले देवल बंदरगाह पे, फिर निरुन और सहवान 2 जगह पे इसने कब्जा कर लिया। कहते रावड़ में, रावड़ एक जगह का नाम है, रावड़ में मोहम्मद बिन कासिम तथा राजा दाहिर, सिंध का राजा कौन? दाहिर के मध्य 712 ईस्वी में बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। ठीक है जी। इस युद्ध में दाहिर की क्या हो गई? हत्या हो गई। बात समझ में आ गई सबको? सिंध का शासक कौन? राजा दाहिर। ठीक है जी। आगे देखते हैं। कहते इस प्रकार अरबों ने सिंध पर क्या कर लिया? अधिकार कर लिया। आगामी वर्ष 713 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने मुल्तान पे अधिकार कर लिया। ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे आपको कि मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर कब्जा कब किया? 712 में। किसे मारकर? शासक दाहिर को मारकर। मुल्तान पे आगे बढ़ रहा है मुंह उठा के, ये मुल्तान पे कब कब्जा किया? 713 में। तो उसका क्या अधिकार बढ़ता जा रहा है। आगे बात समझ में। कहते इस विजय के पश्चात शीघ्र ही मोहम्मद बिन कासिम को वापस बुला लिया गया। ये उसने कब्जा कर लिया लेकिन वापस उसको बुला लिया जाता है। आगे बढ़े। मोहम्मद बिन, इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो क्वेश्चन आते हैं। कहते मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर सबसे पहले जजिया कर लगाया था। ठीक है जी। और देहरम का सिक्का चलाया था। देहरम सिक्का कौन सा चलाया? देहरम का सिक्का। कर कौन सा लगाया? जजिया। अब जजिया कर है क्या? जो मुसलमान नहीं हैं उनके ऊपर, गैर मुसलमानों के ऊपर। ठीक है जी। गैर मुसलमानों के ऊपर उसने जजिया कर लगा दिया और देहरम नाम का उसने सिक्का चलाया। आगे देखते हैं। कहते जजिया कर गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला एक प्रकार का सुरक्षात्मक कर था कि हम आपकी सुरक्षा कर रहे हैं, आप हमें कर दो, वो दो, कर दो। उसने क्या किया? किन लोगों पे ये कर से मुक्त रखा? किन लोगों पे ये कर नहीं लगाया? बच्चों को माफ कर दिया कि तुम्हें कर नहीं लगेगा, बूढ़ों को कर नहीं लगेगा तुम्हें, औरतों को कर नहीं लगाना, ब्राह्मणों को, विकलांगों को, 5 लोगों को उसने क्या रखा? कर मुक्त रखा। बात समझ में आ गई? अब आगे सुनो, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है। कहते फिरोज शाह तुगलक, जो तुगलक वंश, दिल्ली सल्तनत में आप पढ़ोगे, उसका एक शासन था तुगलक वंश का। फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगा दिया। क्वेश्चन आता है कभी कभी एग्जाम में, क्या आता है कि ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया गया, किस शासक के द्वारा? तो आप बताना, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। ठीक है जी। अकबर ने जजिया कर को माफ कर दिया था, समाप्त कर दिया। कब? 1564 में। मोहम्मद बिन कासिम ने चालू कर दिया, चलता रहा, ये कहानी सिलसिला चलता रहा। और फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया? इनमें से ब्राह्मणों को हटा के ब्राह्मणों पे भी कर लगा दिया था। फिर अकबर आता मुगल शासनकाल में, है ना। अकबर ने क्या किया? 1564 में जजिया कर को क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। लेकिन दुष्ट कौन आया? औरंगजेब। उसने क्या किया?
1679 1679 में जजिया को पुनः लागू कर दिया। ठीक है जी, जजिया कर को पूरी तरह से अंतिम रूप से समाप्त किसने किया? मोहम्मद शाह रंगीला ने। ठीक है जी, ये भी मुगल काल का ही एक शासक था जिसने क्या किया था? जजिया कर पूरी तरह माफ कर दिया था, बंद कर दिया था। शुरुआत कहां से हुई? मोहम्मद बिन कासिम से शुरुआत होगी। उसने 5 ऐसे लोगों को कर मुक्त रखा, जजिया कर से मुक्त रखा। कौन कौन? बच्चे, बूढ़े, औरतें, विकलांग, ब्राह्मण। उसके बाद किसका दिल्ली सल्तनत आ गया, फिरोज शाह तुगलक आ गया। उसने क्या बोला कि नहीं, इसमें से ब्राह्मणों को भी लगाओ, चारों को छोड़ दो। ब्राह्मणों पे भी लगा दिया। किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। अकबर ने 1564 में जजिया कर बंद कर दिया। दुष्ट औरंगजेब ने चालू कर दिया 1679 में, और मोहम्मद शाह रंगीला अंत में, सबसे एंड में उसके द्वारा इसको बंद कर दिया जाता है। तो यहां से बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते भाई साहब, आपके अच्छे से कर लेना इसको। आगे बढ़े। हाँ जी, मध्यकालीन, आप मोहम्मद बिन कासिम के लिए उतना ही याद करना आपने। यहाँ पे देखो, अब कहते मध्यकालीन भारत का इतिहास है। मोहम्मद बिन कासिम मैंने पढ़ा दिया। अब मैं पढ़ाऊंगी आपको महमूद गजनवी, जो तुर्क आक्रमणकारी था। मोहम्मद गोरी है, अगली वीडियो में मिलेगा आपको। ठीक है जी, चलो महमूद गजनवी की कहानी करते हैं शुरू यहां से। कहते तुर्क, अभी तो आपके दिमाग में आनी चाहिए पिक्चर, तुर्क है कहां पे? तुर्क कहां पे है? सुनो ध्यान से। उत्तर पश्चिमी चीन का उत्तर पश्चिमी भाग, हमारी कंट्री के जस्ट नॉर्थ में क्या है आपका? चीन पड़ता है, मतलब कि उत्तर पूर्व वाली साइड में, उत्तर पूर्व वाली साइड पड़ता है। उस चीन का उत्तर पश्चिमी भाग में निवास करने वाली असभ्य बर्बर जाति, ठीक है जी, जनजाति साम्राज्य की, जिसकी राजधानी गजनी थी। उसकी राजधानी क्या थी? गजनी। क्या राजधानी थी भाई साहब? गजनी थी। कहते इसमें 962 ईस्वी में अलप्तगीन, एक तुर्क सरदार ने गजनी साम्राज्य की, यानी कि यामनी साम्राज्य भी जिसको बोलते हैं, की स्थापना की थी, को इस्टेब्लिश किया था। मैंने इंग्लिश में लिख रखा है। कहानी शुरू महमूद गजनवी की कहां से शुरू होती? सुनो, कहते 962 ईस्वी में अलप्तगीन नामक एक तुर्क सरदार ने गजनी साम्राज्य, यानी कि यामनी साम्राज्य, एक ही बात है कि इसकी स्थापना की। इसकी राजधानी क्या थी? गजनी थी। और ये एरिया कौन सा था? चीन का उत्तर पश्चिमी भाग था। और ये बर्बर और असभ्य जाति थी। अलप्तगीन ने ना आपके अपने 17,000 सरदार नियुक्त किए अपने अंडर। कितने हजार? 17,000 सरदार नियुक्त किए थे अपने अंडर। उन 17,000 में से ही एक सुबक्तगीन भी था। क्या था? सुबक्तगीन भी था। आगे सुबक्तगीन, अब इस अलप्तगीन की मृत्यु के बाद ये शासक बन जाएगा। सुबक्तगीन के 2 बेटे कौन कौन? महमूद गजनवी और इस्माइल। बात समझ में आ गई? सुबक्तगीन के कितने बेटे? 2 बेटे, महमूद गजनवी और इस्माइल। सुबक्तगीन का जो अलप्तगीन के साथ क्या रिश्ता था भाई? उसके जो अधिकारी थे ना, 7,000 सरदार, 17,000 सरदार जो उसने रखे, उसमें से एक था। उसकी मृत्यु 986 में, हाँ 986 के लगभग हो जाती है। उसमें ये क्या करता है? ये बन जाता है। आगे देखते हैं। अलप्तगीन के बारे में कहानी सुन लो पहले, इसके बारे में। कहते इसकी राजधानी गजनी थी भाई, हमने मान लिया। 1977 तक था, 86 नहीं। अलप्तगीन ने 17,000 चुने हुए, 1700 है बेटा यहाँ पे, 1700 चुने हुए तुर्क अधिकारियों की क्या की? नियुक्ति की। इसमें से क्या था? सुबक्तगीन एक था। ठीक है जी। अलप्तगीन के बाद सुबक्तगीन क्या बनता है? शासक बनता है। भारत पर पहला तुर्क आक्रमण वैसे तो सुबक्तगीन ने ही किया था। ठीक है जी, सुबक्तगीन ने ही किया था। इसने 986 ईस्वी में सुबक्तगीन ने पंजाब के हिंदू शाही राजवंश के शासक जयपाल पर क्या किया? आक्रमण किया और उसे पराजित किया था। सुबक्तगीन की मृत्यु के बाद इसके 2 पुत्र कौन थे भाई?
महमूद गजनवी, जिसको क्या कहते हैं, अब्दुल कासिम महमूद कहते हैं। क्या बोलते हैं, अब्दुल कासिम महमूद कहते हैं। दूसरा बेटा था इस्माइल। दोनों के मध्य क्या हो गया, उत्तराधिकार के लिए युद्ध छिड़ गया। ठीक है जी, महमूद गजनवी और उसके भाई में कि मैं राजा बनूंगा, मैं राजा बनूंगा, दोनों के बीच में युद्ध शुरू हो जाता। और महमूद गजनवी क्या था, दुष्ट था, जिसे हम अब्दुल कासिम महमूद विजय, इसमें जो उत्तराधिकार का युद्ध हुआ इसमें महमूद गजनवी यानी कि अब्दुल कासिम महमूद जीत जाता है और अब्दुल कासिम महमूद गजनवी के नाम से शासक बनता है। बात समझ में आ गई, आपके दिमाग में ये कहानी फिट कर जानी चाहिए। आगे देखते हैं। हाँ जी, इसका जन्म कब हुआ था महमूद गजनवी का, 971 में। कब भाई, 971 में। इसके पिता कौन थे, सुबक्तगीन, तुर्क जाति से संबंधित थे तथा वह गजनी का शासक था। ठीक है जी, गजनवी की योग्यता से प्रभावित होकर उसके पिता ने 994 ईस्वी में खुरासान का सूबेदार नियुक्त किया। ये क्वेश्चन आता हुआ है कि शासक बनने से पहले जो महमूद गजनवी कहाँ का गवर्नर था या सूबेदार था, ऐसे बोलते हैं, तो बताओगे खुरासान का। कहाँ का, खुरासान का। कुछ समय उपरांत महमूद गजनवी तथा उसके पिता बाप बेटों की क्या हो गई, आपसी संबंध बिगड़ जाते हैं। ठीक है जी, 997 ईस्वी में अपनी मृत्यु से पूर्व सुबक्तगीन ने अपने छोटे पुत्र इस्माइल को उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया। सुबक्तगीन ने अपनी मौत से पहले 997 ईस्वी में अपने छोटे बेटे को क्या कर दिया, इस्माइल को शासक नियुक्त कर दिया। अब बड़े बेटे से इसके संबंध अच्छे नहीं चल रहे थे, लेकिन जैसे ही मौत हो जाती है महमूद गजनवी को ये बात पचती नहीं। ठीक है जी, इसको ये क्या सोचता है कि मेरे साथ तो धोखा हो गया। महमूद गजनवी इस अन्याय को सहन करने के लिए तैयार नहीं था। उसने एक युद्ध में इस्माइल को पराजित कर दिया और स्वयं गजनी का शासक बन गया। उसने 998 ईस्वी से 1030 तक शासन किया। शासन पीरियड कितना था, 998। ठीक है जी, अपनी स्थिति को सुदृढ़ करने के पश्चात उसने भारत पर आक्रमण करने का विचार किया। पहले तो उसने अपने आप को वहीं पे मजबूत बनाया गजनी में, और फिर भारत पे आक्रमण करने की इसने ठान ली। महमूद गजनवी ने हिंदू शाही शासकों के विरुद्ध आक्रमण करके संघर्ष आरंभ कर दिया। ठीक है जी, इस चीज को आपने ध्यान में रखना है। आगे बढ़े। अब महमूद गजनवी का शासन स्टार्ट हो चुका गजनी में। कहां से कहां तक है, 998 से लेके 1030 ईस्वी तक। सुबक्तगीन की मृत्यु के बाद महमूद गजनवी 998 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। 1000 से लेकर 1027 ईस्वी तक भारत में उसने कुल 17 बार आक्रमण किए। कितनी बार, 17 बार। गद्दी पे कब बैठा, 998 में। 2 साल तो उसको, 3 साल तो लग ही गए अपने आप को सेट करते हुए। तो 1000 में इसने क्या कर दिया, अपनी कहानी शुरू कर देता है। महमूद गजनी ने सर्वप्रथम 1000 ईस्वी में भारत पर क्या किया, आक्रमण किया और पेशावर के कुछ हिस्सों पर विजय प्राप्त करके वापस लौट गया। महमूद गजनवी भारत में कुल 17 बार आक्रमण किए थे। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। ये वो 17 आक्रमण है। महमूद गजनवी ने भारत पर कितने आक्रमण, 17 आक्रमण किए, और ये वो आक्रमणों की लिस्ट है। पहला देखो जी, कहते हैं पंजाब की सीमावर्ती क्षेत्र 1000 ईस्वी में हिंदू शाही राजवंश जयपाल था। पेशावर में 1001 में हिंदू शाही राजा जयपाल था। जो वो था ना सुबक्तगीन, जो पहले आया था जयपाल के, वो टाइम पे वो हार के गया था। यहाँ से एक करेक्शन कर लेना, वो यहाँ से हार के गया था सुबक्तगीन, जो इससे पहले आया था। आपको याद रखना है इस बात को। 997 से पहले जो आया था। एक मिनट देखो, यहाँ पर करेक्शन करो इस चीज की। हाँ जी, यहाँ पे करेक्शन करने वाली बेटा। कहते 986 में जब सुबक्तगीन आया था ना पंजाब पे आक्रमण करने, हिंदू शाही राजवंश के शासक जयपाल पे, तो जयपाल ने सुबक्तगीन को हरा दिया था। ठीक है जी, इसीलिए हम इसको नहीं काउंट करते हैं। हम कहानी कहाँ से शुरुआत करते हैं, महमूद गजनवी से। तो ये करेक्शन कर लेना,
जयपाल ने इसको हरा दिया था सुबक्तगीन को 986 में। कब? 986 में। आगे बढ़े तो हमारे ये आक्रमण देख लेते हैं हम। मेन इसमें से लिस्ट सारी प्रोवाइड कर दी है मैंने, इसमें से मैं आपको मेन डिटेल में भी करवाऊंगी। तो सेकंड किया उसने पेशावर पर 1001 में, हिंदूशाही राजा कौन थे? जयपाल था। बठिंडा में किया 1005 में, विजय राय के टाइम पे। मुल्तान में 1006 में, दाऊद करमाक्षी पे। मुल्तान पे फिर उसने किया 1007 से 1008 में सुखपाल में, और सभी में जीतता रहा था, सभी में जीता था ये। ठीक है नारायण, ये सारी भाई लिस्ट आपको पीडीएफ के फॉर्म में मिल जानी है। आपने इसमें से जो सोमनाथ वाला है 16वां आक्रमण का, वो ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि वहां से क्या होगा आपके क्वेश्चन भर भर के आते हैं। आगे है वेहिद पेशावर पे, यानी कि 1008 से 1009, हिंदू शासक राजा आनंदपाल। आनंदपाल किसका बेटा था? जयपाल का ही बेटा था। ठीक है जी, इस चीज को आपने याद रखना है। जयपाल की जब ये हत्या कर देता है तो इसका बेटा कौन बनता है? आनंदपाल इसका शासक बनता है। नारायणपुर अलवर 1009 में, और कोई शासक का ज्ञात नहीं है हमें यहाँ पे। मुल्तान में 1010 में सुखपाल था यहाँ पे। थानेश्वर 1013-14 में राजा राम। नंदन 1014 त्रिलोचन पाल। आगे है कश्मीर संग्राम लोहार, कश्मीर संग्राम लोहार। और मथुरा और कन्नौज पे 1018-19 में प्रतिहार राज्यपाल। ठीक है जी, ये मैंने पढ़ाया था ना कि इसने क्या कर दिया, अधीनता स्वीकार कर ली थी। फिर इसके जो चाचे ताऊ के लड़के थे, गंड वगैरह ने मिलके, विद्यापति ने मिलके इसकी क्या कर दी, हत्या कर दी थी। कश्मीर पे कब? 1021 में स्त्री शासिका थी यहाँ पर। ग्वालियर एवं कालिंजर 1022 में गंड चंदेल थे। और सोमनाथ का वेरी इंपॉर्टेंट 1025 में 16वां आक्रमण था, और वहां पे उस समय पे शासक कौन था? भीमदेव था। कौन था भाई? भीमदेव था। ठीक है, इस बात को आपने याद रखना। और जो 17वां आक्रमण था सिंध के जाटों पे किया था, सिंध के जाटों पर। कब? 1027 में सिंध क्षेत्र के जाटों पे इसने क्या किया था? आक्रमण किया था। अब सुनो डिटेल में, कुछ हैं जो मेन करने वाले हैं। जैसे महमूद गजनवी के प्रमुख आक्रमण, वो सुन लो कौन कौन से। महमूद गजनवी ने 1000 ईस्वी से लेकर 1027 ईस्वी के बीच भारत पर 17 बार आक्रमण किए। इन सभी आक्रमणों में से उसे सफलता प्राप्त हुई, सब में इसको सफलता मिलती रही। ये आक्रमण भारत के लिए बहुत सारे क्या थे? विध्वंसकारी थे। दुख की बात है। उसके प्रमुख आक्रमणों का संक्षिप्त वर्णन इस तरह है। जयपाल पे आक्रमण, पहला देखते हैं। जयपाल पे आक्रमण कहता है 1001 में महमूद गजनवी ने 1001 ईस्वी में पंजाब के हिंदू शाही वंश के शासक जयपाल पर आक्रमण किया। पेशावर के निकट वाहिद के स्थान पर, दोनों में यहाँ इनके दोनों के बीच में युद्ध कहाँ पे हुआ? पेशावर के निकट एक जगह है वाहिद, उसके स्थान पे भयंकर युद्ध होता है। इस युद्ध में जयपाल को बंदी बना लिया गया और काफी संख्या में उसके सैनिक मारे गए। जयपाल को 2.5 लाख दिनारों के बदले मुक्त कर दिया गया। जयपाल अपना अपमान सहन नहीं कर सका और वह चिता में जलकर क्या हो गया? मर गया। अब उसका पुत्र आनंदपाल सिंहासन पे बैठता है। ठीक है जी, आनंदपाल क्या है? सिंहासन पे बैठता है। मुल्तान पर आक्रमण, अटैक ऑन मुल्तान। कहते मुल्तान का शासक अब्दुल फतेह दाऊद। ये क्वेश्चन पूछते हैं, ऐसे पूछेंगे जब महमूद गजनवी ने इस जगह पे आक्रमण किया तो वहां का शासक कौन था, आपने ये बताना है। ठीक है जी, तो आपने पहले में जयपाल था, आपने पढ़ लिया। पंजाब पे आक्रमण किया था। दूसरा आक्रमण उसने मुल्तान पे किया था, और मुल्तान का शासक उस टाइम पे कौन था? अबुल फतेह दाऊद। अबुल फतेह दाऊद था। वह क्या थे? कर्मांथी संप्रदाय से संबंधित था, और महमूद को इस संप्रदाय से क्या थी? सख्त नफरत थी। किसको? महमूद गजनवी को। और मुल्तान का शासक कौन भाई? अबुल फतेह दाऊद। और ये किस धर्म को मानता था? कर्मापंथी को। और जिसको कौन पसंद नहीं करता था? महमूद गजनवी पसंद नहीं करता था। कहते इसलिए 1006 में महमूद गजनवी ने मुल्तान पर आक्रमण करके दाऊद को क्या कर दिया? फतेह कर दिया। दाऊद को फतेह मतलब हरा दिया, एक तरह से यही बोलेंगे। चलिए आगे देखते हैं।
अरे भाई एक गलती होगी यहाँ पे, ये दूसरा आक्रमण नहीं था, 1006 में ये आक्रमण किया था, बस इतना याद रखना। मुल्तान पे, मुल्तान का 1006 का आक्रमण चौथे नंबर का है। कितने नंबर का? चौथे नंबर का। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। फिर देखते हैं आनंदपाल पर आक्रमण। कहते हैं अपने पिता की पराजय का प्रतिशोध लेना आनंदपाल महमूद गजनवी से अपने पिता की पराजय का प्रतिशोध लेना चाहता था। उसने गजनवी के अत्याचारी आक्रमणों का अंत करने के लिए हिंदू शासकों को एक झंडे के नीचे एकत्र होने का आह्वान किया। परिणाम स्वरूप ग्वालियर, कन्नौज, उज्जैन, कालिंजर, दिल्ली, अजमेर शासकों ने आनंदपाल को अपना पूर्ण सहयोग दिया। महमूद गजनवी ने इस संघ को सबक सिखाने के उद्देश्य से 1008 और 9 में, यानी कि मिक्स टाइम था, में पेशावर के निकट आक्रमण कर दिया। यह युद्ध बहुत भयंकर था। इसमें आनंदपाल को विजय प्राप्त ही होने वाली थी कि अचानक क्या है, बारूद फट जाने से आनंदपाल का हाथी युद्ध क्षेत्र से भाग गया। ठीक है जी, इस कारण उसकी सेना में भगदड़ मच गई। इस तरह भाग्य ने महमूद गजनवी का साथ दिया और इस युद्ध में वह विजयी रहा। आगे देखते हैं नागरकोट पे आक्रमण, यह भी इंपॉर्टेंट है। नागरकोट मतलब कांगड़ा। महमूद गजनवी ने 1009 ईस्वी में नागरकोट पर आक्रमण किया। नागरकोट के लोगों ने गजनवी की सेना का कुछ सामना तो किया, परंतु मुसलमानों के वेग को रोक ना सके। मतलब कि नागरकोट के लोगों ने गजनवी के आक्रमण का सामना तो किया, लेकिन उसके पास इतनी पावर नहीं थी जितनी उस टाइम पे मुसलमानों के पास थी। अंततः उन्होंने अपनी पराजय स्वीकार कर ली। इसके पश्चात महमूद गजनवी ने नागरकोट के मंदिरों, जहां शताब्दियों से अपार धन एकत्र हुआ था, को खूब लूटा। आगे थानेश्वर पर आक्रमण। कहते हैं 1014 ईस्वी में महमूद गजनवी एक विशाल सेना लेकर थानेसर पहुंचा। तो क्यों पहुंचा था? क्योंकि उसने सुना था कि थानेसर के मंदिर बड़े क्या है, समृद्ध है, धन दौलत वहां पे बहुत है। ये लाइन कट रखी है यहाँ पे, इसलिए कहते हैं 1014 में थानेसर पर। कब? 1014 में महमूद गजनवी ने वहां पे क्या कर दिया? आक्रमण कर दिया। यहाँ उसने मंदिरों में काफी लूट मार की तथा उन्हें नष्ट कर दिया। भारी संख्या में हिंदुओं का नरसंहार भी किया। महमूद गजनवी यहाँ से अपार धन प्राप्त करने के पश्चात गजनी लौट जाता है। डॉक्टर JL मेहता का यह कहना है कि बहुत सही है कि किसी राह चलते डाके से कम नहीं था, कि महमूद गजनवी ने जैसे ये काम किया ना, ये किसी राह चलते डाके से कम नहीं था। आगे है मथुरा तथा कन्नौज पे आक्रमण, ये भी इंपॉर्टेंट है भाई। महमूद गजनवी ने 1018 ईस्वी में मथुरा पे आक्रमण कर दिया। उसने वहां पे बहुत लूटता है। और उस समय पे शासक कौन था? राजपाल। कौन था जी? हाँ, कहते हैं महमूद गजनवी 1018 में मथुरा पे आक्रमण कर दिया। यहाँ उसने भयंकर लूट की। इसके पश्चात उसके सैनिक मार्ग में लूट मार करते हुए कन्नौज पे पहुंचते हैं। उन दिनों कन्नौज उत्तरी भारत का सर्वाधिक प्रसिद्ध राज्य था। जहां का शासक कौन था? राजपाल था। कौन जी? राजपाल। उसने बिना युद्ध किए ही महमूद गजनवी की अधीनता स्वीकार कर ली। इसके पश्चात महमूद गजनवी ने नगर तथा मंदिरों को खूब लूटा और ये इसको गवर्नर बना देता है। अपनी अधीनता स्वीकार करवा ली इससे, और क्या बना दिया? इसको गवर्नर बना देता है। सुनते हैं, आगे देखते हैं। कालिंजर पर अभियान, कालिंजर पर आक्रमण। कहते 1019 में कन्नौज के शासक राजपाल द्वारा महमूद गजनवी की अधीनता स्वीकार करने से राजपूतों ने भारी क्या समझा? अपना अपमान समझा। कहते कालिंजर के शासक गंड के पुत्र विद्याधर, गंड का पुत्र कौन? विद्याधर ने इसे अपमान का बदला लेने के लिए ग्वालियर के शासक अर्जुन के साथ मिलकर कन्नौज पर आक्रमण कर दिया। इस लड़ाई में उन्होंने क्या किया? राजपाल को मार दिया। बात समझ में आ रही है? अब इस लड़ाई में राजपाल मारा गया। इस बात को महमूद गजनवी कभी सहन नहीं कर सकता था। क्यों?
क्योंकि उसने राजपाल द्वारा अधीनता स्वीकार करने के पश्चात कन्नौज में अपना प्रतिनिधि नियुक्त कर दिया था। समझ में आ रहा है कि कन्नौज का शासक कौन था? कौन? राजपाल था। ठीक है जी। उसने क्या कर दिया? अब अधीनता स्वीकार कर ली किसकी? महमूद गजनवी की। और जो इसके दो दूसरे राजवंश के जो थे ना, जैसे अपने दूसरे राजा थे जो थानेश्वर वगैरह के, कालिंजर के शासक, सॉरी कालिंजर के और ग्वालियर के शासक को क्या लगा कि ये राजपूतों की बेइज्जती है, तूने बिना हथियार लड़े ही, बिना युद्ध लड़े ही क्या कर दिया? अधीनता स्वीकार। कम से कम युद्ध तो लड़ते, हार होती जीत होती वो बाद की बात है, कम से कम युद्ध तो लड़ते। तू क्या ने क्या अधीनता स्वीकार कर ली और तेरे को उसने अपना प्रतिनिधि बना दिया। तेरे को तो हम बताते हैं कौन कौन। कालिंजर का शासक था गंड, उसका पुत्र कौन था? विद्याधर। और ग्वालियर का शासक कौन सा? अर्जुन। अर्जुन के साथ मिलकर इन्होंने क्या कर दिया? इसको मार देते हैं। अब ये बात पहुंची किस तक? महमूद गजनवी तक। महमूद गजनवी को ये बात बर्दाश्त नहीं हुई और उसने क्या कर दिया? कालिंजर पर आक्रमण कर दिया। कालिंजर पर आक्रमण करने का कारण आपको समझ में आ चुका है, क्योंकि कालिंजर के शासक गंड का जो पुत्र था विद्याधर, उसने किसको मार दिया? राजपाल, जो कन्नौज का शासक था। क्यों मार दिया? क्योंकि उसने बिना लड़े ही क्या कर दिया? महमूद गजनवी की अधीनता स्वीकार कर ली थी। इसलिए महमूद गजनवी ने 1019 में कालिंजर पर क्या कर दिया? आक्रमण कर दिया। जब विद्याधर ने अपनी पराजय निकट देखी तो वह रण क्षेत्र से क्या हुआ? भाग गया। तो तूने बड़ा कमाल कर दिया, तू तो भाग ही गया ना। आगे देखो, आगे है राजा गंड ने महमूद गजनवी के साथ क्या कर लिया? समझौता कर लिया। जब अपनी मौत आने पे हुई तो उसने समझौता कर लिया और वैसे इनका बड़ा वो ज्ञान झड़ रहा था। आगे देखो, कहते सोमनाथ पे आक्रमण। सोमनाथ मंदिर कहाँ पे? गुजरात वाला। ठीक है जी। कहते कब? उसने 1025 में। महमूद गजनवी द्वारा भारत पर किए गए आक्रमण में से सर्वाधिक आक्रमण जो था, प्रमुख था सोमनाथ, जो गुजरात में था, ये आक्रमण था। महमूद गजनवी का कौन सा आक्रमण था? 16वें नंबर का था। यह 1025 में किया गया था। सोमनाथ का मंदिर अपने अपार धन के लिए विश्व भर में विख्यात था। इसी कारण महमूद गजनवी काफी समय से इस मंदिर की ओर ललचाई नजरों से देख रहा था। महमूद गजनवी ने यहाँ से असंख्य हीरे मोती धन प्राप्त किया। इसके पश्चात सोमनाथ के विशाल मंदिर को नष्ट कर दिया। इस विजय पर मुस्लिम जगत में भारी क्या उत्सव मनाया गया। खलीफा ने महमूद गजनवी को कई उपाधियां दी, ठीक है जी, तथा पुरस्कार दिए। 1030 में महमूद गजनवी की क्या हो गई? मौत हो गई। अब जब ये इस पे आक्रमण किया था तो यहाँ का शासक कौन था? भीमदेव था। ये क्वेश्चन आता होता है कि कौन शासक था? राजा भीमदेव था। आगे बढ़े। हाँ जी, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है महमूद गजनवी के बारे में, वो सुन लो। पहले तो इसका टाइम पीरियड 998 ईस्वी में, 998 से 1030 आपको याद रहेगा। सुबक्तगीन का शासनकाल 997 तक खत्म हो जाता है। ठीक है जी। सुबक्तगीन का दो बेटे कौन कौन? महमूद गजनवी और इस्माइल। दोनों के बीच में उत्तराधिकार के लिए युद्ध होता है। महमूद गजनवी युद्ध जीत जाता है। ठीक है जी। और इसने 998 में अपना शासन शुरू किया और 1030 में इसकी मौत हुई। सुनो, महमूद गजनवी ने 1025 ईस्वी में अपने 16वें आक्रमण में सोमनाथ मंदिर को लूटा। मंदिर को लूट जाने के क्रम में उस संपत्ति वापस लूट ली। कुछ जाटों ने आक्रमण किया और कुछ महमूद गजनवी ने, मतलब इसने क्या किया, जाटों ने भी इस पे आक्रमण कर दिया था कि आपने हमारा मंदिर को लूटा है। ये थोड़ा लाइन में गड़बड़ है। महमूद गजनवी ने अपना अंतिम आक्रमण 1027 में, अब लास्ट वाला पूछेंगे तो क्या बताओगे, 1027 में सिंध के जाटों के खिलाफ, जाटों के विरुद्ध आगरा के निकट भेरा के दुर्ग पे किया। 1030 में ईस्वी में महमूद गजनवी की क्या हो गई? मौत हो गई। तो लास्ट अभियान पूछेंगे आपसे तो 1027। मौत कब होगी? 1030 में होगी। महमूद गजनवी के साथ क्या है? फिरदौसी, अलबरूनी, उतबी जैसे इतिहासकार भी आए थे। फिरदौसी की एक पुस्तक है शाहनामा, ये पुस्तक पूछते हैं भाई। अलबरूनी की पुस्तक है किताब उल हिंद, किताब उल हिंद, किताब उल हिंद याद रखना है। उतबी की पुस्तक क्या है? किताब उल यामिनी। क्या है? किताब उल यामिनी।
कहते हैं महमूद गजनी को बुत शिकन और मूर्ति भंजक कहते हैं। बुत शिकन क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि इसने क्या है, मुस्लिम धर्म का क्या है, बड़ा ही नाम कर दिया चारों तरफ। मूर्ति भंजक क्यों कहते हैं? क्योंकि इसने मूर्तियों को बहुत ज्यादा तोड़ा था। ठीक है जी, भंजक तोड़ना। आगे है, महमूद गजनवी ने अपना अंतिम आक्रमण 1027 में किया था। ठीक है जी। अल-बुरूनी पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम था। ठीक है जी, इस बात को याद रखना। जो ये राइटर है ना अल-बुरूनी, जिसने किताबुल हिंद लिखा है, इसने पहला मुस्लिम था जिसने पुराणों का क्या किया था, अध्ययन किया था। अल-बुरूनी द्वारा लिखित पुस्तक किताबुल हिंद भारतीय इतिहास के लिए महत्वपूर्ण स्रोत है, और यद्यपि इसमें 80 अध्याय हैं और उनके आगे क्या है, उप अध्याय भी हैं। ठीक है जी। किताब उल जो है अपनी हिंद पुस्तक किसने लिखी है? अल-बुरूनी ने। इससे हमें मध्यकालीन भारत के इनके जो ये आक्रमण की है, इसके बारे में बहुत सारी जानकारी मिलती है। आगे देखिए, हाँ जी, तो मैंने अभी आपको करवा दिया है, मोहम्मद बिन कासिम के बारे में पढ़ चुके हैं, महमूद गजनवी के बारे में हम पढ़ चुके हैं। जो आपको मोहम्मद गोरी है, ये अगले पार्ट में मिलेगा, पार्ट नंबर 2 में, वीडियो नंबर 2 में मिलेगा आपको। ठीक है जी। तो इस तरह से आपने इस चीज़ को ध्यान में रखना है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।